हाँ जी क्लास, so welcome you all in lecture number 17, class 11, chapter gravitation. In last lecture, beta, we discussed the formula about orbital velocity and its time period and height and all. So today we are discussing first of all few, as you seen on board, few properties or you can say few uses of polar satellites and geostationary satellites, and then we discussed about inertial mass and gravitational mass. So okay, let's start beta. The first is uses of polar satellites. These are the uses of polar satellites. So what are the uses beta? First of all, if I am telling you about the height of polar satellites, so they are from 500 to 8,000 kilometer from the Earth surface. This is the height of polar satellite. Okay. So the first use is they are used for groundwater survey, means to investigate that where the groundwater is at high level, at low level, and so on. So we are going to study about groundwater with the help of polar satellite. Similarly, crop disease assessment can be assessed by with the help of पोलर सैटेलाइट. ड्राफ्ट असेसमेंट, बाढ़ वगैरह या सूखा वगैरह जो है उसकी असेसमेंट भी पोलर सैटेलाइट से ही हम. एक्चुअली क्या है, सैटेलाइट्स में बड़े बड़े कैमरे लगे होते हैं. दे कैप्चर द इमेजेस एंड वी एनालाइज देम डे बाय डे. नाउ टू लोकेट द पोजीशन ऑफ ट्रैप्स ऑफ एनिमी, यानी जो दुश्मन के अगर जहाज आ रहे हैं या इस तरह से कोई उनका टैंक वगैरह आ रहा है, उसको डिटेक्ट करने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए, स्टडी करने के लिए, उसको जानने के लिए, देखने के लिए, उनकी मूवमेंट्स पे नजर रखने के लिए वी आर यूजिंग पोलर सैटेलाइट्स. ठीक है. सिमिलरली टू लोकेट एंड प्लेस द टाइम फॉर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, अगर हम कोई न्यूक्लियर टेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी जगह ठीक रहेगी, किस टाइम हमें वो करना चाहिए. सच टाइप ऑफ थिंग्स कैन बी इन्वेस्टिगेटेड विद द हेल्प ऑफ पोलर सैटेलाइट. ठीक है ना. तो ये सब पोलर सैटेलाइट्स के बारे में था. अब मैं बात करता हूँ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स के बारे में. हाइट आपको पता ही है 36,000 किलोमीटर होती है इसकी. ठीक है ना. हाइट ऑफ पोलर सैटेलाइट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज 36,000 किलोमीटर. ये कहाँ पर यूज होगा? कम्युनिकेशन सिस्टम में यूज होगा. ठीक है ना. मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था जियो स्टेशनरी क्या होता है, जो कि उसी डायरेक्शन में रोटेट करे जिस डायरेक्शन में अर्थ रोटेट कर रही है. ठीक है ना. उतने ही टाइम में एक राउंड पूरा करे जितने टाइम में अर्थ पूरा कर रही है. ठीक है ना. तो ये होता है हमारा कम्युनिकेशन. तो इसका टाइम कितना हो जाएगा? टाइम हो जाएगा 24 आवर्स. ठीक है ना. और रोटेशन हो जाएगी वेस्ट टू ईस्ट, बिकॉज अर्थ इज रोटेटिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. ठीक है. वेदर फोरकास्टिंग में वेदर्स के बारे में बताने, वेदर्स की फोरकास्टिंग में, यानी किस तरह का मौसम कल होने वाला है, इस तरह की डिटेल्स के लिए हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का यूज करते हैं. और जो अपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है, आपको पता है ना, मेरे एटमॉस्फेयर की 4 लेयर्स में हमने उसको डिवाइड किया है. ट्रोपोस्फेयर, आयनोस्फेयर, मेसोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर. ठीक है ना. तो उन लेयर्स में से जो अपर लेयर है उसको स्टडी करने के लिए हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का यूज करते हैं. ठीक है ना. अच्छा, तो अब ये तो था हमारा सैटेलाइट्स और उसके यूजेस के बारे में. अब मैं आपको बताता हूँ मासेस और उसकी टाइप्स के बारे में. एक चीज मैं क्लियर कर दूं, इन दोनों मासेस में मैं यहाँ पे 2 तरह के मासेस के बारे में डिस्कस करूंगा, इनर्शियल मास और ग्रेविटेशनल मास. आई थिंक आप लोगों को पता होगा. एक बार आप इसे नोट करो, फिर मैं इसे रिवाइज करता हूँ. पोलर सैटेलाइट एंड जियो स्टेशनरी सैटेलाइट. ठीक है ना. यहाँ पे ये 500 to 8,000 किलोमीटर हाइट पर है, ये 36,000 पर है. दिस इज यूज फॉर कम्युनिकेशन, वेदर फोरकास्ट एंड अपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए. दिस इज यूज फॉर ग्राउंड वाटर, क्रोप डिजीज, ड्राफ्ट, लोकेशन ऑफ एनिमी, ट्रैप्स ऑफ एनिमी एंड लोकेशन एंड प्लेस, लोकेट एंड प्लेस टाइम फॉर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन. तो इस तरह के यूजेस हैं. ठीक है. देखो अब नेक्स्ट जो है हमारा masses and its type. तो बेटा देखो, मास क्या है? क्वांटिटी ऑफ मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड अ बॉडी, उसको हम उसका मास बोलते हैं. ठीक है ना. अब मासेस की अगर मैं कैटेगरी बताऊं तो 2 कैटेगरी है हमारे पास. एक तो है इनर्शियल मास और एक है ग्रेविटेशनल मास. आपके लिए नया टॉपिक है ये, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए. इजी है, कोई खास बात नहीं. ठीक है ना. इनर्शियल मास और ग्रेविटेशनल मास. तो इनर्शियल मास जो है वो क्या होता है? उस बॉडी के इनर्शिया पर डिपेंड करता है बेसिकली. ठीक है ना. ग्रेविटेशनल मास उस बॉडी पर लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स पर से वेरी करता है या डिपेंड करता है, आप ऐसा कह सकते हैं.
ठीक है ना। अब अगर मैं सिमिलरिटीज की बात करूं तो दोनों की यूनिट क्या है, kg। दोनों कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है, और न्यूमेरिकली दोनों सेम है। न्यूमेरिकल वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर मैं ये कहूँ दैट ग्रेविटेशनल मास ऑफ अ बॉडी इज 10 kg, देन द इनर्शियल मास ऑफ सेम बॉडी इज आल्सो 10 kg। इट डज नॉट change its value, either its inertial mass or its gravitational mass। इससे उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है ना। अब देखो ग्रेविटेशनल मास जो है वो कैसे निकालते हैं, मैं आपको अगर फॉर्मूला बताऊं बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा Gm1 m2 बाय r स्क्वायर, ठीक है ना। तो अगर ग्रेविटेशनल मास निकाला जा रहा है तो यहाँ पर जो एक ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, आपकी अर्थ, और दूसरा ऑब्जेक्ट वो होगा जिसका आपको मास निकालना है। तो देखो ये क्या बनेगा, m2 इज इक्वल टू fr स्क्वायर बाय gme, ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास तरीका है ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने का। डेफिनेटली दिस ग्रेविटेशनल फोर्स affected by the presence of another body, so same I write here, gravitational force is affected by the presence of another body। अगर इसी तरह से इनर्शियल मास निकाला जाए, यानी मैं आपको डायग्रामेटिकली चलो बताता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ये मेरे पास एक बॉडी है, ठीक है ना, और ये दूसरी बॉडी है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। तो इस बॉडी का ग्रेविटेशनल मास इसकी वजह से इफेक्ट करेगा ही करेगा डेफिनेटली, क्योंकि इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। और दूसरा क्या, इन दोनों के बीच में सेपरेशन है तो कोई ना कोई ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, तो इसका मास दूसरे मास से इफेक्ट करेगा। अब अगर मेरे पास ये बॉडी है और मैंने इस पर F एक्सटर्नल लगाया है, ये बात क्लियर है। यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो एक्सटर्नल फोर्स है, और यहाँ पर जो फोर्स लग रहा था वो इन दोनों के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से लग रहा था। इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स था जो उसकी वजह से लग रहा था। तो ये हमारा एक्सटर्नल फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स, और ये हमारा मास mi था, क्योंकि मैं यहाँ पर इनर्शियल मास निकाल रहा हूँ। और ये बॉडी क्या करती है, एक्सेलरेट करती है। तो सेकेंड लॉ लगा दो, F एक्सटर्नल इज इक्वल टू mi इंटू a। तो यहाँ से इनर्शियल मास क्या हो जाएगा आपका, F एक्सटर्नल बाय a हो जाएगा, ठीक है ना। तो इट मीन्स एक मैं ओवरऑल अगर आपको बात बताऊं तो जो इनर्शियल मास है आपका, जो आपका इनर्शियल मास है वो भी क्या है, एक रेशो है, और जो ग्रेविटेशनल मास है वो भी क्या है, एक रेशो है, ठीक है ना। अब जरा ध्यान से देखिए बेटा, अगर वो आपका ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस पे रखा हो, मैं एक स्पेशल केस बता रहा हूँ आपको, अगर वो ऑब्जेक्ट आपका अर्थ सरफेस पे रखा हो तो ये जो r हो जाएगा ये रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा Fr स्क्वायर GME। अब देखो ये आपको याद होना चाहिए, G इज इक्वल टू GM बाय R स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं इसको क्या लिख दूंगा, इसको लिख दूंगा F, यहाँ लिख देता हूँ F बाई G, ठीक है ना। तो जो ग्रेविटेशनल मास है वो भी क्या हो गई, रेशो। कौन सी रेशो है, ग्रेविटेशनल पुल फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल डिवाइड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और जो आपका इनर्शियल मास है वो भी क्या है, रेशो किसकी, एक्सटर्नल फोर्स बाय एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द एक्सटर्नल फोर्स। ये किसकी रेशो है, एक्सटर्नल फोर्स की, और उस फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन बना उसकी, ठीक है ना। दिस इज द रेशो ऑफ एक्सटर्नल फोर्स बाय इट्स एक्सेलरेशन, एंड दिस इज एक्सटर्नल, दिस इज ग्रेविटी फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, यही मैंने लिखा कि एक रेशो है, ठीक है ना, mi डिवाइडेड बाय, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल आएगा, ग्रेविटेशनल पुल, एंड दिस इज योर एक्सेलरेशन ड्यू टू उल्टा लिख दिया, ठीक है ना। और ये हो जाएगा आपका mi, यहाँ पर भी mg आएगा, ठीक है ना। और ये हो गया आपका F एक्सटर्नल बाय A, ठीक है ना, ऐसे ये उल्टा लिख दिया मैंने बाय मिस्टेक, ठीक है। और अब देखो जो ग्रेविटेशनल मास है वो मेजर होता है आपका स्प्रिंग बैलेंस से, और जो इनर्शियल मास है वो मेजर होता है आपका बीम बैलेंस से।
स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है, एक अंदर स्प्रिंग लगा होता है, नीचे हैंगर सा होता है, उसके ऊपर ऑब्जेक्ट रखते हैं और वो स्लाइटली डाउनवर्ड आता है, ठीक है जी, वो आपका स्प्रिंग बैलेंस होगा। यहाँ ऊपर से हम उसको होल्ड करके रखते हैं। और बीम बैलेंस क्या होता है, दोनों तरफ एक तरह का पैन रखा होता है, इधर मास रखा जाता है, इधर मेजर गेज, जैसे सुनारों की दुकान पे देखा आपने गोल्डस्मिथ वगैरह पे, गोल्डस्मिथ चौक पे, कि वो बीच में से ऐसे हैं, उसको बटन दबाते हैं या हैंग करते हैं, तो जो इधर मास रखेंगे ऐसे मेजर करेंगे। आपका एक्सपेरिमेंट भी है ये, ठीक है। तो ये बीम बैलेंस और ये स्प्रिंग बैलेंस से मेजर होगा, ठीक है, कर लेंगे। तो ये हमारा डिफरेंस हो गया इनर्शियल मास और ग्रेविटेशनल मास का। मैं एक चीज रिपीट कर रहा हूँ, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होती है दोनों की, न्यूमेरिकली दोनों में कोई वेरिएशन नहीं है, बस जो रेशियो है ना, जो जिस वे से हम उनको कैलकुलेट कर रहे हैं वो डिफरेंस है। यहाँ पर ग्रेविटेशनल पुल बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स बाय एक्सेलरेशन, ठीक है ना। एक बार इसको नोट करो, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक पर आता हूँ। चलो, हो गया होगा नोट अब तक तो। देखिए नेक्स्ट है हमारा रिलेशन बिटवीन ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड एस्केप वेलोसिटी, ठीक है ना। लास्ट लेक्चर में मैंने लास्ट में बोला भी था कि ये नेक्स्ट में करेंगे, तो देखो करते हैं। द रिलेशन बिटवीन एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है। तो अगर एस्केप वेलोसिटी की बात करें तो इसका फॉर्मूला था √2gr, ठीक है। और ऑर्बिटल वेलोसिटी की बात करें तो इसका फॉर्मूला है 2gr। ये कंडीशन है, ये कब था, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ था, जो हमारी सैटेलाइट थी वो नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ थी, नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। अब अगर इन दोनों को डिवाइड किया जाए VE/VO, तो ये क्या हो जाएगा √2gr/2gr, ये कितना बचेगा यहाँ पे √2। तो क्या रिलेशन आ गया, एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है ना। नोट करो ये, एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी। एक बार नोट करो इसे, फिर नेक्स्ट पे आते हैं। तो इसे नोट बेटा, बस छोटे छोटे टॉपिक रह गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टोटल एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट। देखो टोटल बेसिकली हम यहाँ पे जो टोटल एनर्जी निकालेंगे ना, वो मैकेनिकल एनर्जी निकालेंगे, टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट, ठीक है जी। तो देखो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी होगी बेटा, मैं इसको TE से लिख देता हूँ, ठीक है, TE से लिख देता हूँ टोटल एनर्जी। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये हो जाएगा। अब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला तो आपको याद होगा, Gmm/r+h, वेयर r+h इज द हाइट, ठीक है ना, या वो आप कह सकते हैं रेडियस जिसमें वो रिवॉल्व कर रही है, ठीक है। अच्छा, अब रही बात काइनेटिक एनर्जी की, तो काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं। अगर स्टैंडर्ड फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का आपका याद हो तो वो क्या होता है बेटा, हाफ mv² होता है। यहाँ पर वेलोसिटी कौन सी है, ऑर्बिटल वेलोसिटी है, ऑर्बिटल वेलोसिटी है ना, जिसकी वजह से वो रिवॉल्व कर रहा है उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में। अच्छा, तो देखो मैंने आपको ये चीज पहले भी बताई थी कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता है वो किसकी वजह से मिलता है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से मिलता है, ठीक है ना। लास्ट टाइम भी जब हमने ऑर्बिटल वेलोसिटी को डिराइव किया था तो इसी फॉर्मूले से किया था। अच्छा देखो, एक आर से ये आर कैंसिल हो गया। अब हमारा फायदा क्या हुआ, यहाँ पे फायदा ये हुआ कि हमारे पास mv²/r mv0² की वैल्यू आ गई हमारे पास, ये देखो ये वैल्यू आ गई, ठीक है ना, mv² की वैल्यू आ गई। और हमें क्या चाहिए, काइनेटिक एनर्जी। तो अगर मैं बोथ साइड हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं, बोथ साइड हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये क्या बन जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट की वैल्यू आ गई, ठीक है ना, आ गई। इसको पुट कर देते हैं, Gmm/2r,
ठीक है ना। अब ये r क्या है यहाँ पर, r वही उसका रेडियस, तो रेडियस कितना होगा r प्लस h होगा, लिख सकते हो आप, यहाँ लिख दो बेशक। ठीक है ना भाई, r क्या है हमारा, r प्लस h, हेयर r इज इक्वल टू r प्लस h। मैं फिर बता रहा हूँ, मैकेनिकल एनर्जी निकालनी थी जो कि क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम एम बाय आर, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, वी क्या है यहाँ पर, ऑर्बिटल वेलोसिटी। और जो सेंट्रिपिटल फोर्स होता है, कौन सा फोर्स, सेंट्रिपिटल फोर्स, वो किसके बराबर था, ग्रेविटेशनल फोर्स के। ये हमने लास्ट आर्टिकल में भी किया था। यानी क्या है, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ही वो सैटेलाइट जो है अराउंड द अर्थ रिवॉल्व कर रही है, ठीक है। तो उसको जो सेंट्रिपिटल फोर्स मिल रहा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से मिल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से एम वी नोट एम वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई थी, दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो देखो अब मैं टोटल एनर्जी निकाल लेता हूँ, इसको तो रख कर देते हैं। टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी बेटा, देखो टोटल एनर्जी हो जाएगी, ये था आपका माइनस जी एम, या माइनस रहने देता हूँ, जी एम एम बाय आर। ये मैंने कॉमन ले लिया क्योंकि आर इज इक्वल टू आर प्लस एच है, ठीक है ना, कॉमन ले लिया। तो यहाँ कितना बचा, -1, और यहाँ कितना बचा 1/2। तो 1 माइनस हाफ करते हो तो हाफ आता है, पर ये -1 है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस जी एम एम बाई 2r, दैट्स इट। ये हमारे पास क्या हो गई, टोटल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी है, ये। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, ये, ठीक है ना। अब एक छोटा सा रिलेशन है इन दोनों के बीच, इन तीनों के बीच में, बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग सा रिलेशन है। देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना, यानी ये, ठीक है ना। अगर इस काइनेटिक एनर्जी को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बन जाएगा मेरे पास, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी इज मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है। तो ये बनेगा जी एम एम बाय आर, ठीक है ना। तो -2, यानी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ द माइनस यस, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, हमारा पोटेंशियल एनर्जी के बराबर आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी को देखो मैं आपको करके बताता हूँ। काइनेटिक एनर्जी थी हमारी जी एम एम बाय आर 2r, ठीक है ना। इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, -2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या आ गया मेरे पास, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बना, माइनस जी एम एम बाय आर, यानी -2 ऑफ काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो जाएगा, हमारा पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। ये रिलेशन आ गया, ठीक है ना, ये एक रिलेशन आ गया। इसी तरह से आप काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी को भी रिलेट कर सकते हो। अब टोटल एनर्जी कितनी है आपकी, -gmm/2r। तो ये तो सिंपल ही है, तो ये क्या हो गया आपका, यानी मैं यहाँ पर लिखूं पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना, और इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, सॉरी 1/2 से, पोटेंशियल एनर्जी को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगी मेरे पास, टोटल एनर्जी आ जाएगी, ठीक है ना। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा रिलेशन है इन दोनों के, इन तीनों के बीच में। पोटेंशियल एनर्जी को मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, देखो ये पोटेंशियल एनर्जी थी, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड में 2 आ जाएगा, यहाँ पे क्या बनेगा, -gmm/2r, ठीक है जी। ये क्या हो गया, टोटल एनर्जी। तो इस तरह से एक ये रिलेशन है, ये आपको पता होना चाहिए, यानी कोई भी एक वैल्यू गिवन हो तो बाकी दोनों आप निकाल सकते हो। इसको नोट करो एक बार, फिर आई थिंक एक छोटा सा टॉपिक रह गया, वेटलेसनेस, वो डिस्कस करते हैं। हाँ जी, हो गया नो। अच्छा एक चीज और रह गई यहाँ पे, वो मैं बता देता हूँ आपको। जो टोटल एनर्जी है ना वो हमारी नेगेटिव आ रही है, और टोटल एनर्जी नेगेटिव आने का मतलब क्या है कि द ऑब्जेक्ट इज बाउंड टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है ना, यानी जो सैटेलाइट है वो बाउंड रहेगी अर्थ की तरफ, ठीक है ना। इसी तरह से आप कह सकते हो भी इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी नेगेटिव आती है, इट मींस इलेक्ट्रॉन इज बाउंड विद द न्यूक्लियस। अर्थ की टोटल एनर्जी नेगेटिव आती है, तो अर्थ बाउंड है किसके साथ, सन के साथ, मून। इसी तरह से आप मून के लिए निकालोगे तो वो भी कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो मून भी किसके साथ बाउंड है, अर्थ के साथ बाउंड है।
तो ये टोटल एनर्जी नेगेटिव आने का मीनिंग है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा चलो इसी तरह से एक छोटा सा टॉपिक और याद आ गया, वो और बता देता हूँ। देखो कर लिया नोट ये, ठीक है। देखो बेटा अब एक और है बाइंडिंग एनर्जी। क्या है? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट, ठीक है। ये तो हो गया हमारा बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट क्या होगा कि किसी भी सैटेलाइट को बाउंड करने के लिए, बाइंड करने के लिए, बांधने के लिए किस कोई धागे के साथ तो बांधेंगे नहीं, यानी वो सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करती रहे। उसको बाइंड करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी हमें चाहिए उसको बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। या फिर इसको उल्टा कर लो भाई, उसको सैटेलाइट को ऑर्बिट से निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, क्योंकि निकालने के लिए जितनी एनर्जी देंगे वो कम से कम उतनी तो होगी ना जितनी बाइंड करने में लगी हुई है। भाई देखो ये हमारी अर्थ है और ये इस ऑर्बिट में एक सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है, मान लो वो यहाँ पर है, तो दिस टाइम द सैटेलाइट इज बाउंड विद द अर्थ से बाउंड है, ठीक है ना। तो इसको अगर मैं यहाँ से निकालना चाहता हूँ, एस्केप कराना चाहता हूँ, तो कम से कम मुझे जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी वो किसके बराबर होगी? इसकी बाइंडिंग एनर्जी के बराबर होगी ना, ठीक है। तो इसी तरह से इसको रिवर्स कर लिया, तो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट, टू एस्केप, टू रिमूव अ सैटेलाइट फ्रॉम इट्स ऑर्बिट, तो वो जो एनर्जी होगी वो क्या होगी? हमारी बाइंडिंग एनर्जी होगी। तो वो बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकलेगी? जितनी उसकी टोटल एनर्जी है उतनी ही देनी पड़ेगी ना बेटा। तो यानी उस वक्त क्या होगा, जब आप इसको रिमूव करोगे तो क्या होगा? आपकी टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी, ठीक है ना। मैंने जब एस्केप वाला आर्टिकल कराया था तो आपको बताया था कि एस्केप वेलोसिटी हमारी जो है वो एक, मैंने किस डिस्कस किया था, एक जगह नेगेटिव, एक जगह 0 और एक जगह पॉजिटिव। नेगेटिव का मतलब क्या है कि वो टुवर्ड्स द सेंटर बाउंड है, 0 का मतलब क्या है कि वो अवे चली जाएगी, ठीक है ना। और पॉजिटिव का मतलब है कि वो एस की इतनी ज्यादा वेलोसिटी होगी उसकी कि अब वो वापस ही नहीं आने वाली है, ठीक है ना, बिल्कुल ही बाहर चली जाएगी, रुकेगी ही नहीं किसी ऑर्बिट में। तो ठीक ही वही केस है, टोटल एनर्जी 0 होगी। टोटल एनर्जी 0 होने का मतलब क्या है कि अब वो वहां से एस्केप कर जाएगी। तो ये क्या होगा? देखो Gmm/2r, ये तो हमारे पास टोटल एनर्जी थी, इतनी ही मैं इसको और दे दूं तो टोटल एनर्जी कितनी होगी? 0। और टोटल एनर्जी 0 होते ही वो सैटेलाइट क्या कर जाएगी? एस्केप कर जाएगी, क्योंकि इतनी एनर्जी भागने में लग रही थी, इतनी ही इसको इधर ले जा रही थी। लगभग ये एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। अब आप कहोगे सर दोनों तरफ बैलेंस हो गया तो वो कहीं नहीं जाएगी, पर मैं कह रहा हूँ कि कम से कम मुझे इतनी एनर्जी तो देनी ही पड़ेगी ना उसको, इससे ज्यादा देनी पड़ेगी तभी वो एस्केप होगा। बिल्कुल ठीक बात है, पर मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ। मैंने क्या बोला? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू एस्केप अ सैटेलाइट फ्रॉम इट्स ऑर्बिट, तो वो मिनिमम एनर्जी ये होगी, कम से कम इतनी तो देनी ही पड़ेगी। तो इसको बोलेंगे बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। ये वाली क्या होगी? हमारी बाइंडिंग एनर्जी। ये क्या थी? टोटल। इन दोनों का सम क्या हो गया? 0 हो गया। तो जब टोटल एनर्जी का सम 0 हो जाएगा तो वो सैटेलाइट एस्केप करना शुरू कर देगी, अगर थोड़ा सा भी इसको बढ़ाएंगे, ठीक है। समझ आ गई बात? चलो अब नेक्स्ट, यानी एक बार नोट कर लो इसे फिर से। नेक्स्ट हमारा बचा अब एक और लास्ट टॉपिक आए थे, वेटलेसनेस, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट हमारा है वेटलेसनेस, ठीक है ना। वेटलेसनेस एक सिचुएशन है जहां पर ऑब्जेक्ट अपना वेट 0 एक्सपीरियंस करता है, ठीक है ना। वेटलेसनेस, वेटलेसनेस ये दिख रहा है ना आपको, फ्रेम में है ना? हाँ जी। तो वेटलेसनेस एक सिचुएशन है जहां पर बॉडी अपने वेट को 0 एक्सपीरियंस करती है, ठीक है जी। अब देखो मैं नॉर्मली अगर स्प्रिंग बैलेंस की बात करूं तो ये मान लो मेरी रिजिड सपोर्ट है कोई, और यहाँ पर मैंने एक स्प्रिंग ऐसे लटका रखा है और नीचे ये जो है ये एक हैंगर है, ठीक है ना, जिसके अंदर मैंने किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे रखा हुआ है, ठीक है ना। तो होगा क्या बेटा, इसकी डाउनवर्ड फोर्स की वजह से ये कहाँ फोर्स लगाएगा? नीचे की तरफ, ठीक है ना। अब क्या ये स्प्रिंग नीचे आता है? नहीं आता है। इसका मतलब
अब इस पर एक फोर्स नीचे की तरफ लगा है, तो दूसरा फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा, तभी तो ये बैलेंस होगा ना। और बैलेंस होगा तो ये थोड़ा सा नीचे आएगा, एक पॉइंट पर इक्वल एंड अपोजिट बैलेंस हो जाएंगे। तो जब वो इक्वल एंड अपोजिट बैलेंस हो जाएंगे तो यहाँ पर एक रीडिंग मिलेगी हमें, उस रीडिंग से हमें इस ऑब्जेक्ट का वेट पता लगता है। ये मैं आपको वेट स्प्रिंग बैलेंस से कैसे निकलता है वो बता रहा हूँ, ठीक है ना भाई। हमने स्प्रिंग बैलेंस के ऊपर, जैसे वो गैस सिलेंडर की डिलीवरी करने आते हैं लोग, उनके पास इस तरह से होता है कुछ, ठीक है ना। तो सिलेंडर नीचे रखते हैं, ऊपर ऐसे उठा लेते हैं, तो वो क्या, तो सिलेंडर नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है, वो एक्शन हो गया, उसकी रिएक्शन कहाँ हो गई, ऊपर की तरफ, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है ना। तो एक्शन रिएक्शन होने के बाद एक बैलेंस हो जाते हैं एक पॉइंट पर, और फिर हमें एक रीडिंग मिलती है, वहां से उसका वेट पता लग जाता है। तो ये तो हो गया स्प्रिंग बैलेंस कैसे काम करता है। अब अगर गलती से ये टूट जाए, ये जो हैंगर है ये छूट जाए, ठीक है, उसके हाथ से, तो क्या होगा, ये कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। अब नेट फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ, और वो बॉडी क्या करती है, एक्सेलरेट करती है, किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से। वो बॉडी क्या करती है, एक्सेलरेट करती है, किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से। और इस एक्सेलरेशन की वजह से क्या होता है बेटा, यहाँ पर जो रीडिंग है ना, क्योंकि अब टोटल डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, अपवर्ड तो कुछ लग नहीं रहा है, टोटल डाउनवर्ड लगा ना, अपवर्ड तो कुछ लगा ही नहीं। तो यहाँ पर जो रीडिंग है ना इस स्केल के ऊपर, तो वो रीडिंग जो है वो जीरो हो जाती है, यानी अब उसका जो वेट है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। यानी फ्री फॉल की सिचुएशन में, किस सिचुएशन में, फ्री फॉल ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है ना, फ्री फॉल ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से अगर कोई बॉडी फ्री फॉल कर रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो उसका जो वेट होगा वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसको बोलते हैं वेटलेसनेस। क्या बोलते हैं, वेटलेसनेस, ठीक है। सिमिलरली आप कह सकते हैं कि सैटेलाइट्स के अंदर, सैटेलाइट्स जो है, जो कि नियर द सरफेस ऑफ अर्थ रिवॉल्व कर रही हैं, तो उनके रेवोल्यूशन के दौरान जो उनका एक्सेलरेशन होता है ना, वो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर ही होता है, ठीक है ना। उनका एक्सेलरेशन जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर ही होता है। तो उसकी वजह से वो भी फ्री फॉल की सिचुएशन में आ गई, और फ्री फॉल की सिचुएशन में आ गई तो सैटेलाइट के अंदर चाहे कोई पर्सन है, कोई एस्ट्रोनॉट है, या कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो कैसा होगा, वेटलेसनेस की सिचुएशन को फील करेगा, यानी अपना वेट कितना एक्सपीरियंस करेगा, वो जीरो। वेट, मैं आपको कंफर्म कर दूं, वेट इज अ टाइप ऑफ फोर्स, ठीक है ना। The unit of weight is Newton. Weight is a type of force which is acting on the mass of a body due to gravity force. Due to gravity force. So weight एक तरह का force है जो किसी भी ऑब्जेक्ट की मास पर लगता है, और वो उसको कहाँ खींचता है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ खींचता है। तो सैटेलाइट के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे वो सब अपने आप को वेटलेसनेस की सिचुएशन में एक्सपीरियंस करेंगे। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि मून भी एक सैटेलाइट है अर्थ की, यस, मून भी एक्सेलरेट कर रही है, ठीक है जी। तो फिर मून जो है, अगर मून पर कोई आदमी जाता है, कोई एस्ट्रोनॉट जाता है, तो क्या वो भी वेटलेसनेस की सिचुएशन को एक्सपीरियंस करेगा, नहीं। क्यों नहीं करेगा, हालांकि वहां पर भी फ्री फॉल वाली सिचुएशन होती है, पर वो वेटलेसनेस सिचुएशन को फील इसलिए नहीं करता क्योंकि मून का मास अर्थ के सराउंडिंग में जो हमने आर्टिफिशियल सैटेलाइट भेज रखी है उसके मास के कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा होता है। तो वहां पर मून का मास डोमिनेट कर जाता है, वो इफेक्टिव हो जाता है। मैं फिर बोल रहा हूँ, मून का मास बहुत ज्यादा है। आप ये लिख सकते हैं, मास ऑफ मून इज ग्रेटर देन मास ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट, AS। आर्टिफिशियल सैटेलाइट बहुत बड़ा होता है, इसलिए वो वहां पर मून का मास डोमिनेट करता है, इसलिए मून की अपनी अलग से ग्रेविटी बन जाती है, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक था वेटलेसनेस। मैंने क्या बताया, यहाँ पर पहले हमने इसको लटका रखा था एक रिजिड स्पॉट के साथ, रिजिड फिक्स, ठीक है ना, रिजिड स्पॉट के साथ लटका रखा था। ये एक्शन हुआ, ये रिएक्शन हुई, रीडिंग मिल गई। पर जैसे ये रिजिड स्पॉट हटेगी, फ्री फॉल करेगा, एक्सेलरेट करेगा ग्रेविटी की वजह से, जिसकी वजह से डाउनवर्ड फोर्स तो रहेगा, अपवर्ड फोर्स नहीं रहेगा, और ये रीडिंग क्या हो जाएगी हमारी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। फ्री फॉल ड्यू टू ग्रेविटी। तो सैटेलाइट भी एक्सेलरेट करती है, ठीक है, ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रेट से ही वो भी फ्री फॉल वाली सिचुएशन में आ गई। तो सैटेलाइट के अंदर जो भी होगा वो भी वेटलेसनेस की सिचुएशन को फील करेगा। बट मून पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि मून का मास क्या होता है, ज्यादा एज कंपेयर टू आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ठीक है।
Okay, well, almost the chapter is completed. If you think कि कुछ रहता है, then you can ask and discuss. Oh, thank you so much.